नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे न्यूज वन इंडिया कर रहा है। कल ही न्यूज वन इंडिया ने इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से एक रिटायर्ड आईएएस ने ही सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश पे कार्रवाई कराई थी। और सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश को यह नहीं पता था कि सेल P6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर हैं। इस सोलर कंपनी में पूर्व आईएएस अशोक लवासा भी बोर्ड में डायरेक्टर हैं। लवासा केंद्र की मोदी सरकार में वित्त सचिव, नागरिक उड्डयन, पर्यावरण और वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसी वजह से यानी वो संभालते रहे हैं और इसी वजह से सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो पाई है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और लगातार न्यूज वन इंडिया भी इस पर खुलासे कर रहा है। तो इस बीच एक और बड़ी अपडेट इस पर आ रही है। कंपनी की तरफ से विश्वजीत दत्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। कंपनी के सीएमडी ने भी सीएम से मिलकर शिकायत की और मुख्यमंत्री ने डीजीपी और एडीजी एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है। जांच में सभी तथ्य सही पाए जाने पे तुरंत कार्रवाई हुई। किसी तरह की कोई हीला हवाली नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कोई देरी नहीं। दिल्ली में कंपनी की तरफ से रिटायर्ड आईएएस अशोक लवासा ने पैरवी की थी और सेल कंपनी के डायरेक्टर में शामिल हैं अशोक लवासा। तो पूर्व आईएएस अशोक लवासा की केंद्र में मजबूत पकड़ रही है और पीएमओ से लेकर एमएचए तक पूर्व आईएएस की पहुंच है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूर्व आईएएस के संबंध रहे हैं, अच्छे बेहतर तालमेल रहा है। केंद्र के वरिष्ठ आईएएस में उनकी गिनती होती रही है। तो जांच में सभी तथ्य सही पाए जाने पे तुरंत कार्रवाई हुई और मुख्यमंत्री खुद इस पे गंभीर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए और कमीशन मांगने के आरोप में सस्पेंड हुए हैं अभिषेक। तो आईएएस अभिषेक प्रकाश पर न्यूज वन इंडिया का यह बड़ा खुलासा है। न्यूज वन इंडिया ने कल ही दिखाई थी सस्पेंशन की इनसाइड स्टोरी और आईएएस अभिषेक प्रकाश की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। सोलर प्लांट कमीशन मामले में ईडी जांच कर रही है और कमीशन मांगने के आरोप में सस्पेंड हुए हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश। तो सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई। लक्षित आंवला है कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी ने मुख्य सचिव को शिकायती पत्र दिया था जिस पर एक्शन लिया गया। कंपनी की तरफ से विश्वजीत दत्ता ने दर्ज कराई थी एफआईआर और कंपनी के सीएमडी ने भी सीएम से मिलकर शिकायत की। तो मुख्यमंत्री ने डीजीपी और एडीजी एसटीएफ को जांच सौंपी और जांच में सभी तथ्य सही पाए जाने पे तुरंत कार्रवाई हुई। चलिए, लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता हैं और स्टूडियो में हमारे असाइनमेंट के जो इनपुट एडिटर हैं वो हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी और हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष अग्निहोत्री जी। सबसे पहले एसके आप बताएं, लखनऊ में किस तरह की हलचल इस अधिकारी के नाम को लेके, कंपनी को लेके, चूंकि दिल्ली और लखनऊ के तार जो हैं अलग अलग परतें हम खोलेंगे, लगातार खुलासे कर रहे हैं लवासा और इस कंपनी को लेके, क्या अपडेट लखनऊ से?
बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप की वजह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक वरिष्ठ आईएएस अफसर पर एक्शन हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि उनके पर काफी महत्वपूर्ण पद थे। जहां एक तरफ सचिव इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का भी पद था, उसके अलावा इन्वेस्ट यूपी के सीईओ जैसे महत्वपूर्ण पद पर वो तैनात थे। हालांकि इसके पहले की अगर हम तैनातियों को देखेंगे तो काफी लखनऊ जिलाधिकारी और साथ ही साथ लखनऊ बीसी का एक साथ पद संभाल चुके हैं अभिषेक प्रकाश। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अभिषेक प्रकाश का इस तरीके के विवादों से दो चार का नाता हो रहा हो। इसके पहले भी वो इन परिस्थितियों से दो चार हो चुके हैं। हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई जरूर उनके ऊपर नहीं हुई थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के मूड पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभिषेक प्रकाश की कार्रवाई सिर्फ सस्पेंशन तक ही नहीं रुकी है, कार्रवाई लगातार आगे चल रही है। विजिलेंस को इस पूरे मामले की खुली जांच दे दी गई है। ईडी इस मामले में लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है कि जिस दिन इशारा होगा उस दिन ईडी भी अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। मतलब साफ है कि अब दोनों तरफ से जांच होगी। उसके अलावा विभागीय जांच अलग चल रही है। साथ ही साथ लखनऊ में डिफेंस जो कॉरिडोर के लिए जमीन आवंटन हुआ था, उसमें भी मुख्यमंत्री कार्यालय ने अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। तो ऐसे में ये पूरा मामला लखनऊ की ब्यूरोक्रेसी में छाया हुआ है और मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद अधिकारी जरूर सकते में हैं, क्योंकि इस तरीके का एक्शन शायद वो उम्मीद नहीं कर रहे थे जिस तरीके का एक्शन अभिषेक प्रकाश पर मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। तो सीधे तौर पर भले ही इसके तार दिल्ली से जुड़ रहे हो, लेकिन एक्शन लखनऊ में हुआ है और ये एक्शन कहीं ना कहीं अधिकारियों को काफी सकते में डाल रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई उन पर कहीं ना हो जाए अगर कोई बात इस तरीके की निकल कर आती है। ठीक है। इसके आशीष जी, दिल्ली की इनसाइड स्टोरी क्या है इस सेल कंपनी को लेके, लवासा को लेके? दिल्ली की इनसाइड स्टोरी क्या कहती है? देखिए राजेश, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये जो कंपनी है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, ये कंपनी है सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो लक्षित आंवला हैं। ये पूरा ग्रुप है, सेल जो ग्रुप है उसमें जो डायरेक्टर की यदि बात करें तो उसमें अशोक लवासा भी जो डायरेक्टर है। अशोक लवासा के बारे में यदि मैं आपको बताऊं कि अशोक लवासा एक टॉप मोस्ट जो है ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। सीनियर आईएएस अधिकारियों में उनकी गिनती मानी जाती है, और वो कई मंत्रालयों में यदि बात करें तो कई केंद्र के जो मंत्रालय हैं उसमें वो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी रह चुके हैं। कह सकते हैं कि अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके डायरेक्ट संबंध हैं, एक मधुर संबंध है। जब जिस कंपनी में वो इतने बड़े अधिकारी जिस कंपनी में खुद डायरेक्टर हों और उस कंपनी से अगर मान लो कोई अधिकारी जो रिश्वत मांगता है या डिमांड करता है तो उसकी कार्रवाई तो होनी निश्चित है। क्योंकि एक जो है जो यदि बात करें लवासा की, तो लवासा उस कंपनी में जो है वो डायरेक्टर हैं, और उसी कंपनी का जो प्रोजेक्ट लगने वाला था जो यूपी में, जिसकी वजह से जो है वो अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने इसमें रिश्वत मांगी थी, उसको लेकर। तो अशोक लवासा के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो अशोक लवासा जो है दिल्ली में रहे हैं, हरियाणा कैडर के आईएएस रहे हैं, और मोदी से, प्रधानमंत्री और अमित शाह से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो इसी वजह से जो है दिल्ली से जैसे ही ये पैरवी अशोक लवासा ने की, या कह सकते हैं कंपनी ने भी की, क्योंकि वो कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद 2024 में उनका जब रिटायरमेंट हुआ उनका, उसके बाद में जब 2024 में वो कंपनी में जुड़े, इस कंपनी में, तो उसमें कार्रवाई तय थी। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक प्रकाश ने वहां पर डिमांड की थी, एक दलाल के थ्रू उनसे जो है परसेंटेज मांगी गई थी, तो तब ये पूरा जो लब्बो-लुआब जो दिल्ली का है, जब दिल्ली में अधिकारी को लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने कंपनी को लेकर, कंपनी जिस तरह से उन्होंने शिकायत की, एक गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के एक्टिव होते ही तुरंत मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई की। उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, दलाल को पकड़ा गया, अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो कह सकते हैं ये पूरी जो पूरी जो स्टोरी है, जो पूरा मामला है, उसके पीछे रिटायर्ड आईएएस अशोक लवासा हैं, क्योंकि उस कंपनी से वो जुड़े हुए हैं और वो उसमें कंपनी में डायरेक्टर भी है। ठीक है आशुतोष जी, दिल्ली और लखनऊ के तार जुड़ रहे हैं। कल भी आपने एक इनसाइड स्टोरी बताई थी कि आखिर क्या अंदर खाने की बात है। दोनों चीजों को आप देखें तो क्या कड़ी समझ आती है? अशोक लवासा, इस कंपनी, इसकी अंदर की कहानी क्या है? पूरे प्रकरण को देखें तो जैसे कल हम लोगों ने इस बात पर चर्चा भी की थी कि अभिषेक प्रकाश एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे और सबसे बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री के सबसे चहेते अधिकारियों में से एक थे।
इसीलिए उनको डीएम लखनऊ का चार्ज था उनके पास में, एलडीए वीसी का भी उनके पास में चार्ज रहा। और उसके बाद में जब वो प्रमोशन उनको मिला तो यूपी इन्वेस्ट जैसे विभाग का उनको सीईओ बनाया गया। तो ये सब जो मामला था पूरा एक बड़ा बड़ा उनके पास में उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी किसी भी सफलता पर पहुंचता है या उसके पास में कई अधिकार आ जाते हैं तो कहीं कहीं उसके अंदर गुमा आ जाता है, या फिर हम ये कहेंगे कि लापरवाह भी हो जाता है। अभिषेक प्रकाश के मामले में भी पूरा यही हुआ। ये गठजोड़ पहले लंबे समय से चल रहा था। अब उसको वो भांप नहीं पाए कि ये जो कंपनी है इसके तार कहीं न कहीं किसी आईएएस अधिकारी से भी जुड़े हो सकते हैं। और जिनका नाम लिया जा रहा है अशोक लवासा का, तो अशोक लवासा की केंद्र से नजदीकी, अशोक लवासा का मोदी और केंद्र सरकार में मोदी और शाह से के कार्यालयों तक सीधे पहुंच, इन सब चीजों में ही जब मामला सामने निकल के आया, विश्वजीत दत्ता ने जब कंपनी के ऊपर अधिकारियों को ये कहा कि साहब काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कारण बताया। और कारण में जब ये निकल करके आया कि कोई और नहीं, एक आईएएस ऑफिसर के कारण ही उनका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो जब ये सब बातें हुई तो कंपनी की ओर से ये भी कहा गया कि हमको आपके यहाँ दिक्कत हो रही है और इसलिए हम आपका प्रोजेक्ट कहीं दूसरी जगह लेकर के चले जाएंगे, दूसरे प्रदेश में लेकर के चले जाएंगे। मामला जब आगे बढ़ता है, इस तरीके की स्थितियां होती हैं, तो फिर सीधे फोन पहुंचता है मुख्यमंत्री सचिवालय में, और सचिवालय में मुख्यमंत्री के फोन पहुंचने के बाद ही पूरा जो घटनाक्रम होता है आनंद फानंद में अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया जाता है। राजेश, यहाँ पर अभिषेक प्रकाश का सस्पेंड होना तो एक पुराना मामला हो गया है। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि इसमें जब ईडी का दखल होना, बर्तन निदेशालय वहीं पर जाता है जहां पर बड़े आर्थिक हेर फेर का मामला निकल करके आता है। और ये केवल 5% के एक प्रोजेक्ट से ही पैसे की वसूली का मामला नहीं है। किसी भी विभाग में छोटा अधिकारी तब तक भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है जब तक उसके ऊपर बड़े अधिकारी का हाथ ना हो, और बड़ा अधिकारी तब तक भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है जब तक नीचे की कड़ी उसके भ्रष्टाचार में सहयोग ना दे। तो प्रोजेक्ट का मैनेजर इसमें कौन था? प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा उस फाइल को आगे बढ़वाने वाला व्यक्ति कौन था? उस फाइल पर कितने लोगों ने अब तक साइन किए हैं, कितने लोगों की रिपोर्ट लगी है, किन लोगों ने इस पूरे मामले के प्रोजेक्ट को डिले किया है, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। वो लोग सबके घेरे में हैं। और इसके अलावा यूपी इन्वेस्ट जो था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करते हैं, काशी से वो, बनारस से वो सांसद हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी के बाद में जो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है और मोदी के बाद में अगर यूपी का कोई बड़ा चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है। और मुख्यमंत्री का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें केवल एक इन्वेस्टर नहीं, प्रदेश भर से और देश से और अंतरराष्ट्रीय स्तर लेवल के भी लोग आ रहे थे यूपी में निवेश के लिए। नारा भी दिया गया था, उत्तम प्रदेश बन रहा है, यूपी में निवेश बढ़ रहा है। अब उस नारे के ऊपर दाग लगा है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर दाग लगा है। तो केवल आपका एक प्रोजेक्ट की मैं बात नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट्स में निवेश हुआ है, उनकी पत्ते खंगाली जा रही हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह आपके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में भी उनकी मीटिंग है। तो जो अभिषेक प्रकाश का पूरा मामला हुआ है, मुझे जहां तक लगता है कि कल की जो मीटिंग मुख्य सचिव की होगी उसमें भी कहीं न कहीं अभिषेक प्रकाश के इस पूरे मामले की छाया जरूर दिखाई पड़ेगी। राजेश, ठीक है। अब एसके, लखनऊ में चूंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही मामला आया तो एक्शन हुआ, लेकिन अभिषेक प्रकाश, उनके तार कहीं और भी अभी जुड़े हो सकते हैं, कुछ और चीजें हैं, क्योंकि जैसा अभी दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, अंदर खाने में अभी बहुत कुछ घालमेल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अभिषेक प्रकाश का जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वरिष्ठ अधिकारी जरूर हैं, लेकिन उनके तार हमेशा इस तरीके के विवादों से जुड़ते रहे हैं। इसके पहले जब वो लखीमपुर, सीतापुर या लखनऊ जैसे जिलों के जिलाधिकारी रहे, उस दौरान बड़े पैमाने पर अपने और अपने परिजनों के नाम संपत्तियां रजिस्ट्री कराने को लेकर उनका नाम विवादों में आया था। हालांकि ये विवाद यही नहीं थमा, उसके बाद लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो जमीनों का अधिग्रहण हुआ उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई। जो असंक्रमणीय भूमि थी उसको संक्रमणीय दर्ज किया गया। जो प्रोसेस 5 साल का था उसको मात्र 3-4 दिन में पूरा कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में 86 पन्ने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय गई थी, जिस पूरे मामले को लेकर भी जांच के आदेश और उसके बाद अब कार्रवाई के आदेश भी जारी हो चुके हैं मुख्यमंत्री कार्यालय। तो जल्द ही वो कार्रवाई भी अभिषेक प्रकाश को फेस करनी होगी। हालांकि अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करें तो इस प्रकरण में एक मामला अभी पकड़ में आया है, जिस मामले में शिकायत हुई और शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची और उसके बाद ये एक्शन हुआ। सीधे तौर पर
पर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि अफसर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हो, कितना भी महत्वपूर्ण पद क्यों ना हो, लेकिन उस पर एक्शन हो सकता है। और किस तरीके का एक्शन हो सकता है वो अभिषेक प्रकाश को देखकर आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के साथ ही एफआईआर दर्ज होती है। कोर्ट कह देता है कि इसमें अधिकारी का नाम लिखिए, मतलब आने वाले समय में अभिषेक प्रकाश का नाम भी उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर उनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। जहां तक सवाल है निकांत जैन का, जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है, उसकी चैट, उसके मोबाइल कॉल्स को लगातार लखनऊ पुलिस की तरफ से विश्लेषित किया जा रहा है। उसमें जो चीजें निकली हैं, उसमें कुछ और अधिकारी और कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसी पुलिस को आशंका है। जल्द ही उनसे भी लखनऊ पुलिस पूछताछ करेगी। चूंकि पूरे मामले की जांच डीजीपी और एडीजी जैसे पद पर बैठे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तरफ से की जा रही, तो निश्चित है कि कार्रवाई और बड़ी इससे बिल्कुल और बड़ी कार्रवाई हो सकती है पूरे मामले में आगे क्या कुछ रहता है। ठीक है आशीष जी, चूंकि ईडी का भी दखल हो गया और अभी आशुतोष जी ने बताया कि ईडी तब दखल देती है जब ज्यादा लेन देन जो है, वित्तीय जो लेन देन होता है वो बड़ा हो, यानी कि अभी बहुत कुछ है ऐसा जो सामने आना बाकी है। देखिए, ईडी की जो कार्रवाई है वो भी केंद्र की तरफ से होती है। दूसरी बात जो राजेश मैं आपको बताऊं कि ये जो सोलर एनर्जी वाला जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सोलर वाला। चूंकि ये कंपनी के बारे में अभिषेक प्रकाश जानते नहीं थे, इसके डायरेक्टरों के बारे में अभिषेक प्रकाश को पता नहीं था कि इसके कौन डायरेक्टर हैं। वो अपने जो दलाल हैं, जो गिरफ्तार हुआ, उसके थ्रू ही वो पूरा अपना जो खेल था वो खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही इसमें जो है, जब ये पता लगा और जब ये कंपनी को ये पता लगा, कंपनी के बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंची कि यूपी में रहते हुए एक आईएएस अधिकारी जो उसके सीईओ हैं इन्वेस्ट यूपी के, वो कमीशन मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप खुद जान सकते हैं कि जिस कंपनी में एक सीनियर आईएएस जुड़ा हुआ हो, जिस कंपनी में सीनियर आईएएस खुद डायरेक्टर हो, तो वो कंपनी कैसे कमीशन दे देगी। तो इसका जबकि अशोक लवासा जो रहे हैं, जिस तरह से केंद्र में रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, तो नजदीकी भी आप जानते हैं कि नजदीकियां उनकी डायरेक्ट अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं। तो इन सब चीजों से, इन सब बातों से अभिषेक प्रकाश कहीं ना कहीं अनजान थे, अनभिज्ञ थे। तभी उन्होंने ये डिमांड की। अगर वो जानते होते कि इस कंपनी के पीछे कौन है या इस कंपनी के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, तो वो पहले ही अलर्ट हो जाते, इस तरह की बात ना होती। चूंकि ये काम पहले से ही चल रहा है, ऐसी और कई कंपनियां होंगी जिनसे उन्होंने, कोई ये तो अकेली कंपनी है नहीं जिससे ये कमीशन मांगा होगा, कई ऐसी कंपनियां हैं। तो उन्होंने कह सकते हैं कि एक तरफ केंद्र को चुनौती दे दी और एक तरफ मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जीरो टॉलरेंस की नीति बात करते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण की बात करते हैं और देते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है केंद्र से और मुख्यमंत्री लखनऊ से, दोनों से कहीं ना कहीं ये जो है ये अगेंस्ट होगा। ठीक है आशुतोष जी, इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो सूत्रधार क्या अशोक लवासा ही नजर आते? बिल्कुल राजेश, इस पूरे घटनाक्रम में अब नजर आने की तो बात ही नहीं रह गई है। जो पूरी स्थितियां निकल करके सामने आ रही हैं, कंपनी की ओर से शिकायत होती है और जो बाकी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स में से कोई भी ऐसा इतना प्रभावशाली दिखता नहीं है नाम, जिसकी सीधे सीधे पहुंच वहां तक हो, केंद्र सरकार तक हो, मोदी के कार्यालय तक हो या अमित शाह जी के कार्यालय तक हो, और या फिर वो व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत कर सके। और शिकायतें तो तमाम होती रहती हैं अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन एक्शन जिस तेजी के साथ में लिया गया और जिस शक्ति के साथ में एक्शन लिया गया, वो एक्शन निश्चित रूप से बताता है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार की ओर से जब नाराजगी जाहिर की गई, जब अभिषेक प्रकाश के बारे में कार्रवाई करने के संकेत सीधे सीधे दे दिए गए, निर्देश दे दिए गए, उसके बाद में ही अभिषेक के खिलाफ में कार्रवाई हुई। और राजेश, मैं एक चीज इसमें और कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि अगर हम 2007 के समय में जाएंगे, 2007 से 12 के समय में, तो उस समय बसपा सरकार के ऊपर दाग लगाने का काम किया था बाबू सिंह कुशवाहा ने, और उसमें कई एक दो और मंत्री थे जिनके कारण बसपा सरकार के ऊपर दाग लगा और सरकार वापस नहीं आ पाई। समाजवादी पार्टी की सरकार में गायत्री प्रजापति ने वो काम किया था जिससे दाग लगा था। अब योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें एक आईएएस ऑफिसर, वो आईएएस ऑफिसर जिसको मुख्यमंत्री ने खुद अपनी आंखों पर चढ़ा रखा था, उसने सरकार के ऊपर दाग लगाने का प्रयास किया है। और मुख्यमंत्री जी अपनी सख्त कार्रवाई के लिए जाने चाहते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये मामला अभी यहीं थमने वाला नहीं है। इसमें केवल आईएएस अभिषेक प्रकाश की ही नहीं, इसमें कई
अन्य आईएएस ऑफिसर्स की भी बलि चढ़ सकती है जो इन्वेस्ट यूपी में अभिषेक प्रकाश के नीचे काम कर रहे थे। इसमें इंजीनियरिंग लेवल के अधिकारियों के भी सस्पेंशन अभी आने वाले समय में होंगे, प्रोजेक्ट लेवल के अधिकारियों के सस्पेंशन इसमें होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्वेस्ट यूपी से जुड़े हुए मंत्रालयों तक भी अगर इस पूरे मामले की आंच पड़ जाए और वहां पर भी कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई आने वाले समय में दिख जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठीक है, यानी अभी कुछ और लोग हैं जिन पे शिकंजा कसा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बात यह कि न्यूज़ वन इंडिया भी लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर नए नए खुलासे कर रहा है और अब एक और खुलासा हुआ और आने वाले दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि अभी कई अधिकारी हैं जो इस प्रकरण में नप सकते हैं, उन पे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।